नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पीके एजुकेशन में। और आज का हमारा विषय है पंचायती राज। पंचायती राज यानी कि जिस पंचायत के बारे में बार-बार सुनते हैं, उस पंचायत के बारे में आपको बताऊँगा कि पंचायत का जो शुरुआत है वो कहाँ से आई, इसकी जो अवधारणा है वो कहाँ से आई। इस तरह हम पूरे सरपंच, पंच और ग्राम सभा के मेंबर इनकी सब डिटेल में बात करेंगे। और आपके जो अधिकार हैं पंचायत के प्रति, या पंचायत से क्या-क्या सवाल कर सकते हैं, क्या-क्या सवाल उनसे पूछ सकते हैं, उनसे रिकॉर्ड का लेखा-जोखा कैसे माँग सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जागरूक होना ज़रूरी है। और ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम पंचायती राज के अगर नियम की बात करें, पंचायती राज जो अधिनियम आया 1994 में, इसमें लगभग 280 धाराएँ हैं और 22-23 इसमें अध्याय हैं। तो पूरे तो हम नहीं याद करेंगे, हम उन धाराओं पे विशेष चर्चा करेंगे जो पहले पेपर में आई हुई है। आप सभी जानते हैं कि 2021 में ग्राम सचिव का पेपर हुआ था और वो पेपर किसी कारणवश रद्द हो गया था, यानी कि वो कैंसिल हो गया था और उसको फिर सीईटी में ले लिया गया था ग्राम सचिव को। तो उसमें जो प्रश्न आए थे वो सीधा धाराओं से पूछे गए थे, जैसे कि 43 धारा में क्या है, 54 धारा में क्या है। ठीक है, तो 280 धाराओं को तो हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जो पिछले जो धाराएं पीछे प्रश्न में आई हुई हैं। ठीक है, और कुछ अन्य धाराओं पे बात करेंगे जो मुझे लगता है पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिसमें अति महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनकी चर्चा की गई है, उन ही धाराओं पे हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पंचायती राज सिस्टम की। पंचायती राज सिस्टम की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉर्ड रिपन थे, क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायत से ही है, यानी कि एक धारा उत्पन्न हुई, एक अवधारणा थी जिसके पुख्ता जो समर्थक थे वो गांधी थे। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों का विचार था कि जो शक्ति है, जो संसाधन है, वो गांव का जो निचला स्तर है, यानी जो देश का निचला स्तर है गांव, उसमें आना चाहिए, यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको पूरे के पूरे अधिकार दे देने चाहिए। ठीक है, आप क्या जो बनाते हैं थे अपनी पॉलिसी, इंग्लैंड में बैठे-बैठे जो उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, कि उनके विरोध में ये बातें थी कि आप क्या जाने गाँव में क्या हो रहा है, आप कैसे उनकी पॉलिसी तैयार कर सकते हैं। तो इस धारणा का जो समर्थक था उस टाइम में लॉर्ड रिपन था, उसने नगर पालिकाएँ बनाई और जो पहले बनी हुई थी उनको थोड़ा बहुत अधिकार देने का काम किया कि आप अपनी पॉलिसी खुद बनाइए, खुद कर लगाइए, खुद कर इकट्ठा कीजिए और जो आपके स्थानीय झगड़े हैं उनका निपटारा भी आप इकट्ठे होकर खुद कीजिए। इसलिए लॉर्ड रिपन को जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज है, उसकी अवधारणा का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की थी। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अपने शासनकाल में और इनका कार्यकाल 4 साल का ही रहा, क्योंकि इसको वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था। एक बिल था, उस बिल का नाम था एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल में क्या था कि जो अंग्रेजों पे मुकदमे होते थे भारत में, तो उनकी सुनवाई सिर्फ अंग्रेज जज ही करता था। लेकिन एल्बर्ट बिल में एक प्रावधान किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा कि जो अंग्रेज का जो मुकदमा होगा भारत में, उस पे जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो भी सुनवाई करेंगे। हालांकि इसका पूर्ण जोर विरोध किया गया यूरोपियन द्वारा, उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगा हुआ था उसको भी रद्द इन्होंने किया था। तो इनका शासनकाल बहुत अच्छा रहा भारतीय लोगों के लिए। ठीक है, इसमें प्रश्न यही बनता है कि जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, उसके जनक कौन है? भारत में लॉर्ड रिपन है। ठीक है, 1882 में इन्होंने एक नियम पास किया था। ठीक है, हालांकि इनका कार्यकाल 4 वर्ष तक ही रहा था। ठीक है, तो उसके बाद टाइम गुजरता रहा, थोड़े-थोड़े सुधार होते गए, उनके हम बात नहीं करेंगे। और थोड़ी-सी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें इससे पहले भी, तो ये नहीं था कि पंचायती राज यहाँ से ही आया है। पंचायती राज वैदिक काल से ही है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप फुल डिटेल में बात करें तो कौटिल्य ने तो अपने अर्थशास्त्र में बिल्कुल पंचायती रूप को दे रखा है। उन्होंने अपना जो राज्य है उसको 3 भागों में बांट दिया, जैसे हमारी जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने हमें दे रखा है, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो उन्होंने भी अपनी सिस्टम को 3 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, चोल साम्राज्य की पंचायतें थी जो बड़ी शक्तिशाली थी और बहुत अधिकार उनको चोल शासकों ने दे रखे थे स्थानीय स्वशासन के लिए। ठीक है, तो उनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनके बारे में बात करेंगे तो वही बहुत लंबा हो जाएगा। हमें चलना है यहाँ से, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। बात करते हैं थोड़ी देर में विकेंद्रीकरण क्या है। तो क्या हुआ कि जब 1946 में कमेटी बनी संविधान की, जो संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया,
उस ड्राफ्ट में पंचायतों का कहीं जिक्र ही नहीं था। सब शासन जो स्थानीय सब शासन है उसका कहीं जिक्र नहीं था। इससे गांधी जी नाराज हो गए, क्योंकि गांधी की जो अवधारणा थी, गांधी चाहते थे कि जो अंतिम जो गांव है, अंतिम जो कड़ी है देश की गांव, क्योंकि सारी जनसंख्या लगभग 80-90% जनसंख्या तो गांव में रहती है, कि उनको अधिकार दिए जाए। ठीक है, तो इससे वो नाराज हो गए कि संविधान के प्रारूप में इसका कोई है ही नहीं कोई। तो फिर संविधान का प्रारूप दोबारा तैयार किया गया, आर्टिकल 40 डाला गया। आर्टिकल 40 आप जानते हैं पंचायतों संबंधित है, और इन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में इनको डाल रखा है, यानी कि इसके पीछे कानूनी मान्यता नहीं है। कोई राज्य चाहे तो इसको लागू कर सकता है, ना चाहे तो ना करे। नीति निर्देशक सिद्धांतों को आप जानते हैं, जबकि गांधी ये चाहते थे कि इसको मौलिक अधिकार में रखा जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यहाँ हुई कि जो भारत आप सभी जानते हैं तरह तरह से गुलाम रहा, यूरोपियों का, पुर्तगाली, इनमें जब सारे देशों ने गुलाम रखा है, तो गुलाम क्यों रहा? नेहरू का ये मानना था, नेहरू क्या सारी कांग्रेस का उस टाइम यही मानना था, और जितने भी लोग थे उनका यही मानना था कि आपसी फूट के कारण ही भारत गुलाम हुआ। तो नेहरू ने समझाया गांधी जी को कि अगर हम गाँव को शक्ति दे देंगे और केंद्र को सशक्त नहीं बनाएंगे, केंद्र को शक्तिशाली नहीं रखेंगे, तो फिर कोई बाहरी शक्ति इसका लाभ उठाकर भारत को गुलाम बना सकती है। तो इसलिए हमें फिलहाल के दिनों में क्या चाहिए? एक मजबूत केंद्र। ठीक है, मजबूत केंद्र का मतलब है कि बहुत सारी शक्ति केंद्र के पास हो और सारी चीज कुछ सालों के लिए केंद्र ही चलाएगा। तो इससे गांधी जी सहमत हो गए। तो फिर ये चला, केंद्रीकरण चला। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन हुआ। तो लेकिन नेहरू ने और दूसरे लोगों ने, राजेंद्र प्रसाद ने भी गांधी को आश्वासन दिया था कि आपकी बात से हम सहमत हैं और स्थानीय स्वशासन की बिल्कुल गौर की जाएगी, लोगों का विकास होगा, जो अंतिम तबका है उस तक विकास जाएगा, उस तक लाभ जाएगा, सेंटर उस तक लाभ भेजेगा। ठीक है, तो इसके बीच में मैं एक बात करता हूँ, पंचायती राज से सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जो खुश नहीं थे, और वो थे अम्बेडकर। गांधी की बड़ी समस्याओं में से एक समस्या अम्बेडकर भी थे, क्योंकि अम्बेडकर की अलग पीड़ा थी। अम्बेडकर ने हालांकि ये तो नहीं लिखा कि मैं इसका विरोध क्यों कर रहा हूँ, लेकिन संभवतः यही है कि उनको पता था कि पंचायत होगी, पंचायत में सरपंच या प्रधान बनेगा। तो उनका मानना था कि सरपंच में जो ग्राम में सरपंच या प्रधान बनेगा या मुखिया बनेगा, वो भी संपन्न परिवार से होगा, यानी कि जो अपने आप को ऊपरली जाति के लोग मानते हैं, उनके पास संसाधन है, वो ही मतलब प्रधान बनेंगे, और जो जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो दलित, जो पिछड़ा तबका है, वो ऐसे ही रहेगा। इसलिए उसका विरोध कर रहे थे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि आजादी के बाद ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब यही था कि गांव तक सुविधा जाए, गांव का जो अंतिम लोग है, अंतिम व्यक्ति है, उस तक सुविधाएं जाए। भारत के पूरे इतिहास में अगर कोई योजना सबसे असफल रही है, बुरी तरह से असफल रही है, तो ये ही कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इसकी जो अनुशंसा हुई कमेटी ने की कि ये फेल क्यों हुई, इसका जो चार्ज था वो कलेक्टर के पास था, डीसी के पास था। ठीक है, कुछ लोगों की कमेटी बनाई गई थी, उनको दौरा करना, तो उनको जीप दी गई, और जीप पे उस टाइम बत्ती लगाई गई, जो आप बत्ती जो चक्कर पड़ रहा है वो बत्ती उस पर लगाई गई। तो जाते थे, पत्नी ने काम नहीं किया, कैसे भ्रष्ट थे, बहुत ही सारी नौकरशाही पे जब चीजें आ गई, तो नौकरशाही ने इतना भ्रष्टाचार किया भारत में कि इस कार्यक्रम बुरी तरह से फेल हो गया, और इतना फेल हुआ कि इस कार्यक्रम को वापस ले लिया गया। ठीक है, तो फिर बाद में बात हुई 1957 में, सरकार ने, उस टाइम नेहरू प्रधानमंत्री थे, एक कमेटी बनाई, बलवंत राय मेहता समिति बनाई। ठीक है, और उसको ये सारी चीजें पहले ही पता थी, बताई गई कि हम असफल हो चुके हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम में अब, और स्थानीय स्वशासन की नींव रखनी है। स्थानीय स्वशासन यानी कि हम चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ जाए, तो क्या हो, तो इसके बारे में आप हमें बताइए। उन्होंने 1957 में ही रिपोर्ट पेश कर दी, और इन्होंने जो पंचायती राज है उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया, और उसका जो ड्राफ्ट था, वो ड्राफ्ट ऐसा था कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, यानी गांव में एक पंचायत होगी। ठीक है, उसके बाद पंचायत समिति होगी ब्लॉक स्तर पर, जिसको हम ब्लॉक समिति कहते हैं, ये वही है। ठीक है, और उसके बाद होगी जिला परिषद, यानी कि त्रिस्तरीय स्वशासन की जो ड्राफ्टिंग है वो बलवंत राय मेहता समिति ने दी। इसको आप याद रखेंगे, और ये प्रश्न 5-6 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है,
पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, यानी कि लोग सरपंच को चुनेंगे। हालांकि पंचायत समिति और जिला परिषद का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होगा, यानी कि हम जो चेयरमैन होता है हमारा जिला परिषद का उसको नहीं चुनते हैं, जो चेयरमैन होता है पंचायत समिति का उसको भी हम नहीं चुनते, हम उनके मेंबरों को चुनते हैं। इसमें भी कंफ्यूजन है बच्चों को, उनके मेंबरों को चुनते हैं और फिर उनके मेंबर जिला परिषद और पंचायत समिति का जो अध्यक्ष है उसको चुनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आई, इस तरह से पंचायती राज शुरू हुआ। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब इन्होंने अपनी दे दी तो सरकार ने थोड़ा टाइम लिया उसको कैसे लागू किया जाए। तो गांधी की जयंती पे 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के बगदरी गांव है, एक राजस्थान में क्या है, बगदरी गांव है नागौर जिला में। ठीक है, नागौर जिले में, वहां से पंचायती राज की शुरुआत की। ठीक है, क्योंकि इसकी गांधी की अवधारणा थी तो गांधी के जन्मदिन पर भी ये किया, इसका शुभारंभ किया गया और फिर 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में ही भी इसको स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, दूसरा राज्य कौन था स्टार्ट करने वाला, आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बीच में ही हम एक बात कर लेते हैं यहां से कि जो कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, तो कई कमेटियां बनी हैं, इन कमेटियों से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। दूसरी कमेटी बनी 1977 में, 20 साल बाद, अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति बनाई गई सरकार द्वारा कि 20 साल हो चुके हैं पंचायती राज सिस्टम को लागू किए हुए, तो आप इसकी देखिए, इसको, इसमें कमियां क्या है, इसमें सुधार की क्या गुंजाइशें हैं, इन चीजों के बारे में आप हमें बताइए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि अब पंचायत को भंग कर दिया जाए, यानी कि पंचायत की अब कोई जरूरत नहीं है, पंचायत के कार्य पंचायत मंडल को दिए जाएं और स्थानीय जो स्वशासन है उसकी जो कड़ी है वो 2 रखे जाएं, एक तो पंचायत, एक तो मंडल पंचायत और एक जिला परिषद। ठीक है, तो इनसे पूछा गया, इन्होंने कोई कारण, पुख्ता सा कारण नहीं दिया कि ग्राम पंचायत को क्यों भंग कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने इनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया और ये नहीं माना गया। प्रश्न आएगा कि द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी, वो की थी अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, आगे फिर 1985 में की राव समिति आई, 87 में ML सिंघवी समिति आई और 1988 में PK थुगन समिति आई। ये तीनों समितियां भी इससे संबंधित है, कुल 5 समितियां हो गई। ठीक है, प्रश्न ये आता है, एसएससी में तो बहुत बार आता है कि कमेटी दे देगा आपको 4, ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी पंचायती राज से संबंधित नहीं है या है। ठीक है, और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। समिति में ही हम बात कर लेते हैं, हरियाणा सरकार ने भी 1972 में एक समिति बनाई, हरियाणा सरकार ने एक समिति बनाई थी पंचायती राज सिस्टम की देखरेख के लिए कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। वो समिति थी मांडू सिंह मलिक समिति, मांडू सिंह मलिक समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। ठीक है, तो ये समितियों की चर्चा थी और हमें इनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं, किसी ने क्या सुझाव दिए, इसने क्या सुझाव दिए, इसने क्या सुझाव दिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर 1993 में 73वां संविधान संशोधन जब लागू हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहले MP जो था, मध्य प्रदेश जो राज्य है, उसने पंचायती राज सिस्टम को लागू किया। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो नागौर जिला में राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन 73 में जब संविधान संशोधन हो गया, कानून बन गया, पंचायती राज अधिनियम बन गया, उसके बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश ने इसको पंचायती राज सिस्टम को लागू किया अपने राज्य के अंदर। ठीक है, फिर 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, भजन लाल की उस टाइम सरकार थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ग्राम सभा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आप सभी जानते हैं, ग्राम पंचायत बनती है गांव के सभी मेंबर जो पंच होते हैं और सरपंच को मिलाकर। ठीक है, इसमें सरकारी अधिकारी भी आते हैं, उनका अलग स्ट्रक्चर होता है। जो ग्राम सचिव होता है वो इसका मेन होता है, वही मीटिंग का रिकॉर्ड रखता है, सब काम वही करता है। ठीक है, और जो ग्राम सभा है, अब ये ग्राम सभा क्या है, हर वो व्यक्ति, हर गांव का वो व्यक्ति, गांव का हर व्यक्ति जो अपनी वोट बनवा चुका है और मतदाता जो लिस्ट है उसमें उसका नाम है उस गांव के में, तो वो सभी के सभी जो व्यक्ति हैं वो ग्राम सभा में आते हैं
और ग्राम पंचायत का मैंने आपको बता दिया। इनमें विचलना मत, ग्राम सभा को लोग ग्राम पंचायत समझ लेते हैं और प्रश्न गलत कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम अब बात करें थोड़ा सा इससे पीछे हटकर, कुछ बातें हैं कि पंचायत जब हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, हरियाणा तो 1966 में बना है, उससे पहले तो चुनाव हो रहे थे जब पंजाब का भाग था, तो पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 था, उसके अनुसार हरियाणा में चुनाव हो रहे थे। ठीक है, और कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष। कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष था। और पंच सरपंच को चुनते थे, पंच सरपंच को चुनते थे। ठीक है, ये जानकारी आपको भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अब बीच में आएंगे, कभी 3 वर्ष हो जाता है, कभी 5 वर्ष हो जाता है कार्यकाल। इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1992 के अनुसार भारत में हरियाणा में चुनाव हो रहे थे। हरियाणा की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, पहले हमने पूरे इसका ड्राफ्टिंग देखी पंचायती राज की भारत के अनुसार, अब हम हरियाणा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 3 वर्ष का सरपंच का चुनाव होते थे और 5 सरपंच को चुनते थे। ठीक है, फिर 1963 ईस्वी में कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया और प्रत्यक्ष चुनाव कर दिए गए, यानी कि जो जनता है, गांव के जो लोग हैं, वो ही अब सरपंच को चुनेंगे। पंचों से वो अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1966 में हरियाणा बना, अप्रत्यक्ष चुनाव फिर स्टार्ट हो गए, यानी कि अब क्या 1966 में फिर ये कर दिया गया कि पंच ही सरपंच को चुनेंगे, गांव के लोग सरपंच को नहीं चुनेंगे। ठीक है, 1978 में देवीलाल की सरकार थी, उन्होंने दोबारा फिर इसको प्रत्यक्ष चुनाव कर दिया गया। ज्यादा आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन चीजों का पता होना चाहिए। 1991 का दौर आया, भजनलाल की सरकार थी, फिर उन्होंने कार्यकाल 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखें, 1991 में भजनलाल ने कार्यकाल दोबारा फिर 5 से 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो यह चलता रहा। फिर 1994 में तो अधिनियम आ गया था, तो उसके अनुसार फिर 5 वर्ष कर दिया गया, और वही जो 1994 का जो अधिनियम है उसके अनुसार ही आज हमारी जो भारत में सभी ग्रामें हैं वो उसके अनुसार चलती है। ठीक है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें ग्राम सभा या ग्राम पंचायत नहीं है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें चतुस्तरीय है स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, उनके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। ये था पंचायती राज की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बातें। तो अब हम सीधा आते हैं जो हमारा 1994 का पंचायती राज अधिनियम है, उसकी जो धाराएं हैं, उसके जो अध्याय हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। तो अब हम सीधा बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम 1994 में जो आया, उसमें कौन कौन सी धाराएं थी। महत्वपूर्ण धाराओं पे बात करेंगे। 280 धाराएं हैं और 22 अध्याय हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 में जो आया उसमें अध्याय थे 22 और धाराएं थी 280। ठीक है, हम 22 के 22 अध्याय की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, और बेसिकली ज्यादा बात उन पे करेंगे जो पीछे पेपर में आई हुई। ठीक है, तो अध्याय 1 की बात करते हैं। अध्याय 1 में धारा 1 से 2 को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 2 धाराएं हैं, पहली और दूसरी। पहली धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पंचायती राज एक्ट के नाम से जाना जाएगा, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि जो ये एक्ट है इसको पंचायती राज एक्ट के नाम से जाना जाएगा। ये पहले उसमें लिख रखा है, पहली धारा में लिख रखा है इसका नाम। ठीक है, दूसरी धारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें परिभाषाएं दी गई है कि पंच क्या है, सरपंच क्या होगा, बिल्डिंग क्या है, कलेक्टर कौन होगा, सचिव कौन होगा, पंचायत सेक्रेटरी होता है ना एक, जिसकी नियुक्ति राज्य करता है, राज्य सरकार करती है, उन सब की परिभाषाएं इसमें दे रखी हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम अगर अध्याय 2 की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये धाराएं आपने कॉपी पे लिखनी है, 1-2 बार लिखनी है और उनको याद करना है। ये आपकी मजबूरी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पेपर में सीधा डायरेक्ट धाराएं पूछी जाती हैं, अध्याय पूछे जाते हैं। ठीक है, पीछे पेपर आपने देख रखे हैं, तो इनको याद करना ही करना पड़ेगा। मैं इतनी ज्यादा धाराएं नहीं कराऊंगा, 280 धाराएं आप याद नहीं रख सकते। कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं और जो पीछे पेपर में आई है उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अध्याय 2 में धारा 3 से 6 है। आपने ये याद नहीं रखना कि अध्याय 2 में धारा 3 से 6 है, ये नहीं रखना, बस महत्वपूर्ण जो धाराएं मैं लिख रहा हूं उनको ही याद रखना है। धारा 3 में अवधि दी गई है। अवधि किस किस की दी गई है? ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति की और जिला परिषद की। ठीक है,
जिला परिषद की। ये जो हमारी संस्थाएं हैं इनकी अवधि दे रखी है कि इनकी अवधि 5 साल होगी तीनों संस्थाओं की। ठीक है, आगे बात करते हैं धारा 5। धारा 5 में इस्तीफे की बात की गई है कि कोई भी जो इन संस्थाओं का पदाधिकारी या इनका जो मुखिया है या इनका मेंबर है वो किस तरह से अपना इस्तीफा दे सकता है। आगे बात करते हैं धारा 6 में लिखा है आकस्मिक रिक्तियों को भरना, यानी कि जैसे कि मान लीजिए सरपंच, पंच या किसी भी अन्य अधिकारी की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल से पहले, तो जो वो रिक्ति हुई है उसको किस तरह से भरना है, कितने समय में भरना है, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है धारा 6 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 में 7 से 12 धाराएं हैं और ये अध्याय का भी एक शीर्षक है, 3 से स्टार्ट हो जाता है, उसको भी आपने याद रखना है। शीर्षक क्या है दोबारा समझिए। जैसे अध्याय 3 है तो वो अध्याय 3 में क्या लिखा है, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन। ठीक है, हालांकि इसकी धाराओं में तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इस जो ये अध्याय है इसका भी एक टाइटल है, इसका भी एक शीर्षक है और वो शीर्षक है ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन। आपसे स्पेशल वो धारा ये भी ना पूछे, हो सकता है वो ये भी पूछ ले कि किस अध्याय में ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन का वर्णन किया गया है पंचायती राज अधिनियम 1994 में। आप समझ गए, तो वहां पे अध्याय दे देगा अध्याय 1, 2, 3, 4। तो किस में कर रखा है, 3 में। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन का जो वर्णन है वो अध्याय 3 में कर रखा है और अध्याय 3 में 7 से 12 धाराएं हैं। इसमें महत्वपूर्ण 2 धाराएं हैं, एक तो धारा 9 है, एक धारा 10 है। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। धारा 9 में आरक्षण का प्रावधान है कि कितनी सीटें SC ST को दी जाएंगी, कब दी जाएंगी, कैसे भी आरक्षण को बखूबी समझते हैं, वो लिख रखा है। धारा 9 में आरक्षण की बात है और धारा 10 में सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये बात लिखी हुई है। सिर्फ और सिर्फ सरपंच के कार्यकाल की बात इसमें लिखी गई है। ठीक है, समझ गए। जो ये अवधि थी ये सारी की सारी जो संस्थाएं थी उनकी थी, लेकिन इसमें पर्टिकुलर सरपंच का कार्यकाल का वर्णन कर रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 की जो धारा है में जो धाराएं हैं वो धारा 13 से 38 तक है और इसका जो शीर्षक है इस अध्याय का वो है ग्राम पंचायत के कार्य व शक्ति है, यानी कि ग्राम पंचायत क्या क्या कर सकती है, क्या क्या उसके कार्य हैं, क्या क्या उसके कर्तव्य हैं और कौन कौन सी शक्तियां उनके पास हैं, इन चीजों का वर्णन धारा 13 से 38 तक मिलेगा अध्याय 4 में। ठीक है, और अगर हम अध्याय 3 की बात करें तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ग्राम पंचायत अगर ग्राम सभा की बात थोड़ी सी इससे अलग बात करें तो ग्राम पंचायत अस्थायी होती है, आप ये याद रखेंगे, हर 5 साल के बाद वो बदलती है, जबकि जो ग्राम सभा है वो स्थायी होती है। ठीक है, ग्राम सभा यानी उस गांव के हर वो आदमी ग्राम सभा में होता है जिसकी वोट बन चुकी है, जिसका नाम मतदाता सूची में आ चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी धारा अध्याय 4 का जो शीर्षक है वो है ग्राम पंचायतों के कार्य व शक्ति है, इसको आप याद रखेंगे। 3 का क्या था, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन। ठीक है, अध्याय के बारे में भी आप चीजें याद रखेंगे, लिखना है सबने 2 बार वीडियो देखनी है, 2-3 बार आपने लिखना है, अपने आप याद हो जाएंगे। धारा 3 में लिखा है ग्राम पंचायत की बैठक व कोरम, यानी कि ग्राम पंचायत की बैठक कब होगी, कैसे होगी और कितने कम से कम उसमें व्यक्ति या पदाधिकारी चाहिए, कोरम इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसमें यह लिखा है कि महीने में कम से कम 2 बार ग्राम पंचायत की मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धारा 14 अध्याय 4 की धारा 14 में लिखा है ग्राम सचिव की नियुक्ति। ग्राम सचिव पंचायत सेक्रेटरी इसको इंग्लिश में बोला जाता है और इसकी नियुक्ति सरकार करती है। ठीक है, ये सरकार का कर्मचारी होता है, सारा का सारा जो लेखक लिखने का कार्य है पंचायत का, जितने भी मेस्टोल पास होते हैं, जो भी वो कार्य करती है वो सारा का सारा रिकॉर्ड ये ग्राम सचिव रखता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत और BDPO या DDPO के बीच की कड़ी होती है। BDPO होता है ब्लॉक पंचायत, BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है और DDPO होता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का। आगे बात करते हैं धारा 19 में लिखा है सरपंच की शक्ति कार्य व कर्तव्य। अकेला सरपंच के अगर हम वहां बात करें तो वहां क्या लिखा है, ग्राम पंचायत के कार्य व शक्ति संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत
जिसमें मेंबर भी आते हैं, यानी कि कोई निर्णय लेना होता है। तो जैसे अगर किसी गांव में मान लीजिए 14 पंच हैं, अगर कोई कार्य करना है, कोई चीज को पास करना है, तो उसमें कम से कम 50% से ऊपर, यानी कि 14 की आध बन गई 7, यानी कि 8 मेंबर का समर्थन सरपंच के पास होना चाहिए। ठीक है, ये फिर 7 मेंबर और 1 सरपंच। लेकिन यहाँ अकेले सरपंच की बात हो रही है। अकेला जो सरपंच की कार्य व शक्ति है, कर्तव्य है, वो धारा 9 में लिख रखे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं धारा 22 की। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है ग्राम सेवक के पेपर में 2021 में। ग्राम पंचायत द्वारा कमेटियों का गठन। हाँ जी, ग्राम पंचायत 3 प्रकार की कमेटियां बनाती है, बिल्कुल याद रखेंगे। और ये 3 प्रकार की, पहले प्रकार की जो कमेटी है वो है स्वास्थ्य व कल्याण समिति, दूसरी है सामान्य समिति और तीसरी है सामाजिक न्याय समिति। इन तीनों की 3 जो समितियां हैं, इनको आप याद रखेंगे। ये 3 समितियां ही ग्राम पंचायत बना सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बात करें, धारा 24 में लिखा है अवैध कब्जों को हटाना। पंचायती जो जमीन होती है, सरकार की जो जमीन होती है, उस पर अगर किसी आदमियों ने कब्जा कर लिया है तो उनको हटा सकती है, उसके पास ये शक्ति होती है पंचायत के पास। ठीक है, और बहुत गांवों में देखा भी गया है। और हमारी जो पंचायत की जो जमीन है उस पर बहुत ज्यादा, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो गोबर वगैरह का काम करती हैं, उनको हटाने का काम धारा 24 के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं धारा 31 की। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये सरपंच या पंचायत को ये क्या करती है, अधिकार देती है कि आप अपने गांव, अपने मोहल्ले में शराबबंदी लागू कर सकते हैं। ये शक्ति भी सरपंच के पास होती है, पंचायत के पास होती है। ठीक है, शराबबंदी की या ऐसा कोई निषेध की शक्ति होती है। ऐसा कोई नशा जिससे लगता है गांव को, किससे युवाओं या किसी भी तरह की हानि हो सकती है समाज को, ये उन सब चीजों पे निषेध लागू कर सकती है पंचायत। ठीक है, बहुत सारे पंचायतों ने तो डीजे पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बात करते हैं अध्याय 5 की। अध्याय 5 धारा 39 से 45 तक है, और ये ग्राम पंचायत के वित्त व कराधान से संबंधित है। इनकी ग्राम पंचायत के पास पैसा कहां से आएगा, ठीक है, क्या क्या उसके आमदनी के स्रोत होंगे, इसके बारे में अध्याय 5 में दे रखा है। और इसमें धारा 40 की मैं बात करना चाहूंगा। इसमें दे रखा है पंचायत निधि के स्रोत व साधन, यानी कि पंचायत की जो निधि है, पंचायत के पास जो पैसा है वो कहां से आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में दोस्तों गौर नहीं होना, लेक्चर लंबा होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, एक वीडियो में हम पंचायती राज का जो सारा सिस्टम है उसको कवर करने जा रहे हैं। और ये CPLO का जो एग्जाम है या ग्राम सेवक का जो एग्जाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ये उसके लिए तथ्य हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। या अदर एग्जाम भी जो होते हैं उनमें एक प्रश्न पंचायती राज से कम आता ही आता है, और CPLO में तो ये 4 से 5 तक का आएगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अध्याय 6 धारा 46 से 54, ये पंचायत पे, ग्राम पंचायत पे नियंत्रण रखने की एक धारा है, यानी कि उस पर किस तरह के नियंत्रण स्थापित किए जा सकते हैं उसका वर्णन अध्याय 6 में है। और धारा 46 की मैं बात करूं तो यहाँ पे है ग्राम सभा के रिकॉर्ड तक पहुंच। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण धारा है, यानी कि जो ग्राम पंचायत, सभा नहीं, ग्राम पंचायत आएगा यहाँ पे। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुंच, यानी कि आपके सरपंच ने, आपकी पंचायत ने क्या क्या कार्य किए हैं, इन जो उसके पास रिकॉर्ड है उसको आप 25 रुपए की फीस देके किसी भी तरह की कॉपी उससे ले सकते हैं। हाँ, पर कॉपी 5 रुपए आपको देने पड़ेंगे। आप सरपंच से, आपका अधिकार है, किसी भी काम का रिकॉर्ड मांग सकते हैं, और सरपंच बाध्य है इसके लिए कि वो उसको अपने सारे काम की डिटेल आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी एक तरीके के अनुसार। 25 रुपए अपनी फीस भरनी पड़ेगी, और पर पेज जितने भी उसके पेज होंगे 5 रुपए पर पेज के हिसाब से आपको वो रिकॉर्ड उसको देना पड़ेगा, ये उसकी बाध्यता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। यानी कि ग्राम पंचायत जैसा आपको लगे ना, जागरूक होना चाह रहे हैं, जागरूक हैं कि मुझे उस काम के बारे में कुछ थोड़ा चाहिए, वहाँ पे खुदाई हुई थी, कोई नहर बनी है, कोई यार वगैरह स्टेडियम बना है, तो कोई भी रिकॉर्ड सरपंच से मांग सकते हैं। बस इसके लिए जरूरी है कि आप उस ग्राम सभा है, जो ग्राम पंचायत है, उसकी जो मतदाता सूची है उसके मेंबर होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं धारा 51 सरपंच पंच को सस्पेंड करना। इसके बारे में ये लिखा है कि ये पंच
सरपंच को कैसे सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने की जो ताकत होती है वो होती है डीसी साहब के पास, कलेक्टर के पास। और जब कोई मामला चल रहा हो किसी पंच या सरपंच पे गहन या उसकी जांच चल रही हो किसी कार्य को लेकर, तो जब कलेक्टर को ये लगे कि ये इस जांच को प्रभावित कर सकता है गैर कानूनी तरीके से पद पर रहते हुए, तो तब तक वो जांच पूरी होती है, तब तक कलेक्टर पंच या सरपंच को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे अध्याय 7 की बात करते हैं। हाँ, तो हमारा अगला अध्याय है 7वां अध्याय की हम बात करते हैं। इसमें धारा 55 से 65 तक है। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि अध्याय में जितने धाराएं हैं 55 से 65, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या करना है कि अध्याय 7 में पंचायत समिति का वर्णन है। यानी कि आपसे पूछेगा कि पंचायत समिति, ब्लॉक समिति का जो हमारा प्रोसेस है, उसका जो वर्णन है वो किस अध्याय में है इस एक्ट के, तो किस अध्याय में है, वो 7वें अध्याय में है। 7वें अध्याय में 55 से 65 तक की धाराएं हैं और 2-3 इसमें प्रमुख धाराएं हैं, उसकी मैं बात कर लेता हूं। धारा 56 है पंचायत समिति का गठन। धारा 56 है, बिल्कुल अगर अध्याय पूछेगा तो अध्याय 7 है। अगर धारा पूछे कि पंचायत समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है, तो वो है 56 धारा। ठीक है, 56 धारा के अंतर्गत पंचायत समिति का गठन का वर्णन किया गया है। आगे है धारा 60 पहली बैठक का आयोजन। इसमें वर्णन है कि जब नई पंचायत समिति इलेक्ट होगी, चुन के आएगी, तो पहले 4 सप्ताह में उसकी प्रथम बैठक होनी जरूर है। यानी कि पहले 4 सप्ताह के अंदर पहली बैठक हो जानी चाहिए और उस बैठक में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव किया जाना चाहिए। ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव पहली बैठक में होना चाहिए और पहली बैठक 4 सप्ताह के अंदर हो जानी चाहिए। ये लिखा है धारा 60 में। और इससे अलग मैं आपको बात बता दूं, अगर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को हटाना है तो 2/3 बहुमत से आप उसके जो सदस्य हैं पंचायत समिति के, अगर वो 2/3 बहुमत से कानून पास कर दें कि इनको हटाना है, तो ये हटाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं धारा 65 की। पंचायत समिति की कार्यकारी जो अधिकारी होगा, हाँ जी, पंचायत समिति से मतलब समिति का जो कार्यकारी अधिकारी है वो बीडीओ होगा। कौन होगा? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, खंड विकास अधिकारी होगा और ये सरकार द्वारा इसका जो है मतलब भर्ती होगी। ठीक है, ये कोई चुना हुआ नहीं होता, ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है। आगे अध्याय 8 की अगर हम बात करें तो उसमें धारा 66 से 72 तक है। ठीक है, और इस अध्याय में मेनली जो इसका जो टाइटल है वो है पंचायत समिति की कार्य प्रणाली। यानी कि जो हमारी पंचायत समिति है वो किस तरह से अपना कार्य करेगी, ठीक है, और क्या क्या कार्य करेगी, ये अध्याय 8 में लिखा है। अध्याय 8 की हम 2 धाराओं के बारे में बात करते हैं। धारा 66 है पंचायत समिति की बैठक। ठीक है, पंचायत समिति की बैठकों के बारे में इसमें लिखा है और उसमें लिखा है कि कम से कम 1 साल में 6 बैठक होनी चाहिए। कितनी बैठक होनी चाहिए? 6 बैठक 1 साल में होनी चाहिए और 2 बैठकों के बीच में 2 माह से अधिक का समय ना हो। ये बात आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? धारा 66 में लिखा है कि पंचायत समिति की बैठकें हैं जो वो साल में 6 होनी चाहिए और 2 जो बैठक है उनके बीच का जो समय है वो 2 माह या 2 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये लिखा है धारा 66 में। आगे बात करते हैं दोस्तों धारा 68 की। धारा 68 में कोरम या संख्या का वर्णन किया गया है। कोरम आप समझते हैं, मैं पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, यदि कोई साधारण बैठक है तो उसका जो कोरम है वो 1/3 होता है। ठीक है, कोई भी मान लो साधारण हमें बैठक करनी है, मीटिंग करनी है, कोई विशेष मुद्दा नहीं है। लेकिन यदि आपको विशेष बैठक बुलानी है, किसी विशेष अधिनियम या विशेष बात पे चर्चा करनी है, तो उस विशेष बैठक के लिए जो गणपूर्ति है, जो कोरम है, जो संख्या है वो 50% होना चाहिए। यानी कि आधे सदस्य वहां पे उसमें शामिल होने चाहिए, तब जाके ये विशेष मीटिंग सफल होगी। ठीक है, अब बात आती है अध्याय 9 के। अध्याय 9 में धारा 73 से 74 तक है और पंचायत समिति की कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसकी धारा 73 के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पंचायत समिति
के जो सभी अधिकार होते हैं वो चेयरमैन और वीडीओ के पास होते हैं। यानी पंचायत समिति जो कार्य करती है और उसके जो अधिकार होते हैं वो सारे के सारे किसके पास होते हैं? एक तो कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? वीडीओ, ठीक है, और दूसरा पंचायत समिति का जो चेयरमैन होता है उसके पास होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अध्याय 10 है। अध्याय 10 में धारा 75 से 87 तक है और जो इसका टाइटल है यानी कि अध्याय 10 में क्या वर्णन है वो है पंचायत समिति के कार्य व शक्तियों का वर्णन है। अध्याय 10 में क्या है? पंचायत समिति के कार्य व शक्तियों का वर्णन है, ठीक है। इसमें 83 धारा पे हम बात करते हैं। धारा 83 में लिखा है कि पंचायत समिति 3 प्रकार की समितियां बना सकती है। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायत समिति कुछ समितियां बनाती हैं, ठीक है, समितियों में कार्य बांटती है और ये 3 तरह की समितियां बना सकती हैं। वो समिति कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। एक तो है सामान्य समिति, दूसरी वित्त व लेखा समिति और तीसरी है सामाजिक न्याय समिति, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन में 4 समितियां दे रखी थी और ये पूछा था कि इनमें से कौन सी समिति पंचायत समिति नहीं बनाती, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये तीनों समितियां पंचायत समिति बनाती है और प्रत्येक समिति में चेयरमैन को छोड़कर अधिक से अधिक 6 सदस्य हो सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं अध्याय 11 पे। अध्याय 11 की जो धाराएं वो 88 से 105 तक धाराएं हैं और इसका जो टाइटल है ये है वित्त एवं कराधान। यानी कि पंचायत समिति के पास पैसा है जो उनका वित्त है वो कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, इसके बारे में वर्णन है अध्याय 11 में, ठीक है। 90 इसकी धारा 90 के बारे में हम बात करते हैं, 90 के बारे में, तो ये टैक्स प्रोसेस से संबंधित है। यानी कि जो कर प्रक्रिया है, किस किस तरह के कर पंचायत समिति लगा सकती है और किस तरह से वो वसूल करती है, उसका कितना हिस्सा रखती है, कितना हिस्सा सरकार को देती है, इन सब के बारे में बात है धारा 90 में, ठीक है। आगे अध्याय 12। अध्याय 12 में जो धाराएं हैं वो है 106 से 116 तक और ये परीक्षण से संबंधित है। यानी कि जो वीडीओ होता है या चेयरमैन होता है जो पंचायत समिति का, वो अपने क्षेत्र में निरीक्षण कर सकता है, पंचायत समिति के कार्यों की समीक्षा कर सकता है कि पंचायत समिति कार्य प्रॉपर रूप से कर भी रही है या नहीं कर रही, ठीक है। ये बात है अध्याय 12 में, इसकी किसी भी धारा पे हम बात नहीं करेंगे। आगे आता है अध्याय 13। अध्याय 13 में धारा 117 से 125 है और ये अब जिला परिषद की बातें आ जाती हैं। किसकी बातें आ जाती हैं? जिला परिषद की। पहले हमने ग्राम पंचायत को पढ़ा, पहले से 6ठे अध्याय तक, ठीक है, और फिर 7 से लेकर हमने पढ़ा 12 अध्याय तक क्या पढ़ा? पंचायत समिति। ये भी याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे, बाद में लिखते हैं इसको, ये लिख लेना। 1 से 6 अध्याय तक क्या है? ग्राम पंचायत, ठीक है, और 7 से 12 तक क्या है? पंचायत समिति। इसको आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी 13 से 22 तक जो है वो क्या है? जिला परिषद, ठीक है। 13 से आगे जो है वो हमारे अध्याय जो है जिला परिषद, हालांकि इससे कम है, उस आगे 20 से आगे तो इन सब तीनों का संयुक्त रूप से वर्णन दे रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिला परिषद की। जो अध्याय 13 में दे रखा है जिला परिषद, इसमें धारा 117 से 125 है और धारा 117 में लिखा है जिला परिषद का गठन। यानी कि जिला परिषद का गठन कैसे होगा, कौन कौन उसमें कार्य करेंगे, कैसे वो चुने जाएंगे, इन सब का वर्णन 117 धारा में है, ठीक है। आगे अध्याय 14 आ जाता है और ये 126 से 132 तक इसमें है। इसमें ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जिला परिषद के कार्यों का वर्णन कर रखा है इस अध्याय में, ठीक है। इस अध्याय की धारा 126 के बारे में अगर हम बात करें तो जिला परिषद की बैठक के बारे में इसमें लिखा हुआ है और ये HSSC जिला परिषद जो हमारे ग्राम सचिव होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं जिसको, वो उसमें आया हुआ है ये 2021 में, ठीक है। जिला परिषद की बैठक के बारे में लिखा है कि जब नई नई जिला परिषद बनती है तो उसके 4 माह में पहली बैठक हो जानी चाहिए और उस पहली बैठक में ही जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति हो जानी चाहिए या वो चुने जाने चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अध्याय 15 की। इसमें 133 से 136 हैं और ये मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होता है इसका
और तथा अन्य जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में ये वर्णन करता है। अध्याय 133 की अगर धारा की हम बात करें, अध्याय 15 की धारा 133 की बात करें तो इसमें नियुक्तियां दी गई हैं। ठीक है, नियुक्तियों का मतलब है कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और अन्य अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, और ये भी एचएसएससी में 2021 में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं अध्याय 16। अध्याय 16 में 137 से 143 तक की धाराएं आती हैं और ये है जिला परिषद के कार्य और कर्तव्यों की बात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अध्याय 16। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों का वर्णन है। इसमें हम एक ही धारा पे बात करेंगे, धारा 137, जिसमें जिला परिषद का कार्य क्या है उसका वर्णन कर रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अध्याय 17। अध्याय 17 में 144 से 154 तक की है और इसमें संपत्ति वित्त कर जो ये कार्य है, संपत्ति के जो कार्य है, करों का जो कार्य है और इनके पास जो निधि होती है जिला परिषद के पास, वो कहाँ से आती है, किस तरह से आती है, उसका उपयोग किस तरह से करना है, इन सब चीजों की व्याख्या अध्याय 17 में है। और इसकी कुछ धाराएं हैं, 2 धारा की हम बात कर लेते हैं। धारा 147 में टैक्स लगाने की शक्ति दे रखी है। टैक्स लगाने की शक्ति का वर्णन है कि कितना पावर है जिला परिषद के पास, कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, कहां तक वो टैक्स की सीमा है उसके पास। आगे बात करते हैं धारा 148 में टैक्स लगाने की प्रक्रिया की बात है कि जो प्रोसेस होती है टैक्स लगाने की, जिला परिषद किस तरह से टैक्स लगाएगा उसके वर्णन कर रखा है धारा 148 में। और ये भी ग्राम सचिव वाले पेपर 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हम अध्याय 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे अध्याय 18 पर। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अध्याय 18। अध्याय 18 में धारा 155 से 160 तक है और इसमें जो वर्णन है, इस अध्याय का जो टाइटल है वो है जिला परिषद का निरीक्षण। जिला परिषद का निरीक्षण कैसे होता है, कौन करता है, इस तरह की जानकारी इसमें दी गई है। इसकी 2 मुख्य धाराएं उसमें बात करेंगे। धारा 158 है जिला परिषद को भंग करना, यानी कि समय से पहले जिला परिषद को किस तरह से भंग किया जा सकता है, कौन भंग कर सकता है, क्या क्या उसके आधार हो सकते हैं जिला परिषद को भंग करने के, इन चीजों का वर्णन है धारा 158 में। और 160 जो धारा है उसमें है किसी 1 या 2 सदस्यों को सस्पेंड करना हो। ठीक है, अगर 1 या 2 सदस्यों को सस्पेंड करना हो, और इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी आ जाते हैं, अगर उनको भी सस्पेंड करना हो तो उन चीजों का वर्णन है धारा 160 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अध्याय 19 की। ये धाराएं मैं कई बार बोल चुका हूं, अब दोबारा फिर बोल रहा हूं। ये धाराएं तो कम से कम ये धाराएं तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे है धारा, इस पे एक ही धारा है 161 है और इसमें क्या है, ग्राम पंचायत और ये है पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव से संबंधित। ठीक है, 161 धारा है। इसका अध्याय का भी टाइटल यही है, धारा भी इसमें एक ही है, यानी कि इससे साबित होता है कि अध्याय 13 से लेकर 18 तक जो है वो है जिला परिषद से संबंधित। ठीक है, जिला परिषद से संबंधित हम पढ़ चुके हैं। पहले 6 अध्याय हैं वो पंचायत समिति से है, सॉरी ग्राम पंचायत से है, और जो 7 से लेकर 12 तक है वो पंचायत समिति से है, और 13 से लेकर 18 तक जो अध्याय है वो जिला परिषद से है। उसके बाद ये अन्य अध्याय आ जाते हैं जो तीनों के बारे में मिली जुली बातें इसमें इनमें लिखी हुई है। तो ये अध्याय आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस धारा को भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों का जो चुनाव होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव से संबंधित चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अध्याय 20। अध्याय 20 में धारा 162 से 188 तक आती है। इसमें है चुनाव नियम। क्या है, चुनाव के जो नियम है, आचार संहिता कब लगेगी, कैसे लगेगी, जितने भी नियम है चुनाव के वो सारे के सारे अध्याय 20 में है। ठीक है, इसकी कुछ धाराओं पे अगर हम बात करें, 164 धारा है, उसमें मतदाता सूची को तैयार करना है। बताया गया है कि इलेक्शन से पहले और मतदाता सूची नई तैयार की जाएगी, ऐसे वैसी इसमें बातें हैं। आगे 173 धारा है वोट डालने और चुनाव लड़ने से संबंधित नियम। ठीक है, इसमें नियम डाल रखे हैं कि कौन वोट डाल सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है। नियम जैसे 18 साल का हर व्यक्ति जिसने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया हो वो डाल सकता है, और चुनाव लड़ने के लिए 21 साल उम्र होनी चाहिए। ये सारे नियम इस धारा में लिखे हुए हैं।
उसके बाद है धारा 178 चुनाव दोबारा करवाने संबंधित, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के चुनावों में अक्सर ये ज्यादा होता है, कोई झगड़ा वगैरह लड़ाई वगैरह हो जाती है, उससे चुनाव रद्द हो जाता है, तो फिर दोबारा चुनाव करने की नौबत आ जाती है। तो ये जो बंदोबस्त है दोबारा चुनाव करवाने का, वो धारा 178 के अनुसार होता है। आगे है धारा 183 वोटों की गोपनीयता। ठीक है, वोटों की गोपनीयता रखी जाती है, यानी कि जो भी चुनाव अधिकारी होंगे जो चुनाव करवाते हैं वो वोटों की गोपनीयता रखते हैं, यानी कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो किसी अन्य को ये पता नहीं लगता कि आपकी वोट किसको डाली गई है सिवाय आपके। ठीक है, और ये HSC 2021 में ग्राम सभा वाले पेपर में आया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे धारा 188 में है कि चुनावों के समय जो झगड़े होते हैं या चुनावों से संबंधित कोई गड़बड़ी करता है उसमें जो सजा का प्रावधान है कि कितनी सजा किस जुर्म के लिए होगी, वो सारी बातें हैं धारा 188 में। ये था अध्याय 20 के बारे में कुछ बातें। आगे अध्याय 21 है। अध्याय 21 में 189 से 218 तक की जो हैं धाराएं हैं, और इसका जो टाइटल है इसको अन्य नियम के नाम से जाना जाता है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इससे ऊपर ऊपर वाले जो अध्याय हैं उनके टाइटल ही प्रमुख हैं। ठीक है, धारा 189 की अगर हम बात करें तो 189 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें संयुक्त कार्य का वर्णन है, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आपस में मिलकर किस तरह के कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इन सब के बारे में धारा 189 में लिखा गया है। धारा 212 की बात करते हैं तो इसमें है राज्य चुनाव आयोग का गठन, यानी कि आप सभी को पता है कि ये चुनाव जो होते हैं हमारे, ये पंचायती राज के चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है, और उसके गठन से संबंधित जो बातें हैं, जो भी प्रावधान है वो धारा 212 में लिखा गया है। आगे है धारा 213, इसमें वित्त आयोग का जो गठन होता है उसके बारे में है। धारा 219 से ये है हमारा अध्याय 22। अध्याय 22 है, और 22 में 219 से लेकर 280 तक की धाराएं हैं, और ये 6 पार्ट में बांटा गया है। ये अध्याय 6 पार्ट में बांटा गया है, इसको आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा अध्याय है, सबसे ज्यादा धाराएं इसमें आती हैं। और इसका जो टाइटल है ग्रामीण विकास का टाइटल है। ठीक है, ग्रामीण विकास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कुछ प्रमुख धाराएं हैं 5-7, उनको एक बार देख लेते हैं। और इस अध्याय से ही लगभग 5-7 धाराएं पूछी गई थी ग्राम सचिव वाले पेपर में, उनको मैंने लिख दिया है पीछे। यह धारा 219A ग्रामीण विकास की परिभाषा, यानी कि ग्रामीण विकास की परिभाषा जो होती है कि ग्रामीण विकास आप किसको बोलते हैं, उन सब की बातें इसमें दे रखी है। और इसमें भी दोबारा फिर बिल्डिंग्स और विकास, इस तरह की जो जितनी परिभाषाएं हम ग्राम पंचायत से संबंधित लेते हैं वो इसमें दे रखी है। आगे 219B की बात करें, धारा 219B, तो यह है हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग जो होता है उसके विकास से संबंधित है, यानी कि उसका जो गठन है हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग का वो किस तरह से होगा, वो 219B में है। आगे 4 और 5 महत्वपूर्ण धाराएं हैं। धारा 220 है, इसमें HRDA प्राधिकरण का गठन है, ये भी 2021 में आया हुआ है। ये सारे इसके बाद जो भी मैं फैक्ट पढ़ाऊंगा आपको, इससे अलग भी कुछ फैक्ट हैं, हालांकि ये तो हमारा पंचायती राज अधिनियम 1994 है, लेकिन इससे अलग भी बहुत सारे फैक्ट बचते हैं पंचायती राज अधिनियम के बारे में। ठीक है, और भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, अभी तो थोड़ा ही लेक्चर बचा है बस, लेकिन ये सब आपने करना है, याद करना है, कॉपी में लिखना है। 249 में है विकास योजना, ये भी आया हुआ है। 254 में है भूमि का अधिग्रहण, कि भूमि का अधिग्रहण किस तरह से कर सकती है पंचायत या पंचायत समिति, और ये भी आया हुआ है। आगे है 263 से सदस्यों को हटाना संबंधित, कि सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है। 276 है पुलिस और विभाग का संबंध, यानी पुलिस के साथ इन विभागों के क्या क्या संबंध होते हैं, ये भी ये 276 धारा में है, और ये सारे के सारे 2021 HSC में आए हुए हैं ग्राम सचिव वाले पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पंचायती राज अधिनियम की धाराएं। ठीक है, अब इसके रहते हैं पार्ट। अब हम बात करते हैं पार्टों की, यानी कि जो ये अधिनियम है जिसको हम पढ़ रहे हैं ये कितने पार्टों में विभक्त है, ये 6 पार्टों में बांटा हुआ।
और 6 पार्टों, अब आपने जो अगर ये प्रश्न आए कि किस पार्ट में या कितने अध्याय में ग्राम सभा है, उसका एग्जैक्ट उत्तर यहाँ से आपको मिलेगा। पार्ट 1 में, ये 6 पार्टों में विभक्त है। पार्ट 1 में 1 से 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 1 से 2। और जो पार्ट 1 है ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के बारे में है, इनकी डेफिनेशन वगैरह इसमें दे रखी है। और ग्राम पंचायत व ग्राम सभा पार्ट 2 में है। जब आपसे पूछे कि ग्राम पंचायत इस पंचायती राज अधिनियम 1997 के किस भाग में है, तो वो 2 भाग में है और 3 से लेकर 6 अध्याय तक इसका वर्णन है। इसमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे पार्ट 3 है, उसमें पंचायत समिति का वर्णन है और पंचायत समिति 7 से 12 तक के अध्याय में आती है। पार्ट 4 की बात करें, इसमें जिला परिषद का वर्णन है और ये 13 से 19 तक के जो अध्याय हैं उसमें आता है। पार्ट 5 में चुनाव के नियम है, चुनाव कैसे किस प्रकार होंगे, इसमें सिर्फ एक ही अध्याय है, वो 20 है। और पार्ट 6 में अन्य प्रावधान है, ये 20वां और 21वां और 22वां इसमें अध्याय आते हैं। ये पार्ट भी आपने जरूर याद रखने हैं। ठीक है, वैसे अगर इसके अध्याय आपको याद ना हो तो आपने ये पार्ट जरूर याद करने हैं, उनके विषय जरूर याद करने हैं और जितना हो सके तो आपको ये जो इनके अध्याय हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। पेपर में सीधा ये भी पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत की किस से किस अध्याय में आती है, वो 3 से लेके 6 तक अध्याय में आती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पंचायती राज में 29 विषय हैं। ये हम अपने भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में इसमें से एक प्रश्न आ सकता है और ये 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज अधिनियम है। और जो इससे संबंधित अनुच्छेद हैं संविधान में वो 140 है। ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, इनके पीछे कानूनी मान्यता नहीं होती, यानी कि राज्य सरकार चाहे इनको लागू कर सकती है, नहीं भी कर सके। और 243 में ए से ओ तक भी पंचायतों का वर्णन है। SC/ST को आरक्षण पंचायतों में 2000 ईस्वी में मिला और ये 83वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला। इन फैक्टों को आप पक्का याद रखेंगे, इनसे भी प्रश्न बन सकता है। हरियाणा पंचायत भवन चंडीगढ़ में है, SC/ST चंडीगढ़ को बोलते हैं। ये बात आप अपने नोट्स में लिख लेंगे कि हरियाणा पंचायत जो भवन है वो कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। और ये आपको ना दिख रहा हो शायद, मैं आपको बता दूं कि पहले उप सरपंच का पद भी होता था। 1996 में सरकार ने जो उप सरपंच का पद है उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, किस सन में? 1996 में उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया है। और ये 7 प्रश्न हैं, ये भी 2021 में SSC में आए हुए हैं। ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए हैं। कुछ डेफिनेशन है, इनके बारे में देख लेते हैं, फिर हमारा ये अध्याय, ये चैप्टर खत्म। पंचायती राज में पंचायत का अर्थ पूछ रखा था उन्होंने। ठीक है, किसका पूछ रखा था? पंचायत का। पंचायत का मतलब होता है 5 की सभा, यानी 5 व्यक्तियों की सभा पंचायती राज कहलाती थी। पंचायती राज में पंचायत शब्द का अर्थ बनता है। आगे प्रश्न 2 में उन्होंने पूछा था कि पंचायती राज में राज शब्द का मतलब क्या होता है? राज शब्द का मतलब होता है शासन करना, रूल। उसमें ऑप्शन था रूल। रूल इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है शासन करना किसी भी स्थान पर, कितने भी लोगों पर। आगे पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। उसने पूछा था कि जो ये प्रणाली है ये किस पर आधारित है, तो ये है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण मैं आपको बखूबी समझा चुका हूं। इसका मतलब है कि जो पावर है वो लोगों में बंटी हुई हो, गांव-गांव में बंटी हुई हो, सेंट्रलाइजेशन ना हो, यानी कि सारी शक्ति केंद्र के पास ना हो। अच्छा, पंचायती राज का वास्तुकार भी हम पढ़ सके हैं। वास्तुकार लगा लो या इसको लगा लो जनक। ठीक है, जो मेहता समिति उसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आगे ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। पंचायत समिति और जिला परिषद का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। आप ये लिख के आए, क्योंकि ये उनके जो चेयरमैन है उनकी बात है और ये अप्रत्यक्ष तौर पे होता है। जो हम मेंबर चुन के भेजते हैं वो मेंबर उनको चुनते हैं। आगे पंचायत समिति का प्रधान सचिव आयुक्त होता है, कमिश्नर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा संविधान में जितने विषय उनको 3 सूचियों में बांट रखा है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये जो पंचायती राज ही ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये चैप्टर हमारा हो जाता है फिनिश। और
आशा करता हूँ आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और इन धाराओं को कम से कम याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि 280 धाराएँ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नहीं याद होगी। तो यही धाराएँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनमें वो सारे प्रश्न इंक्लूड हैं जो पीछे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी देखेंगे और जो सीपीएलओ के बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, उनमें तो 5 से 6 नंबर का आएगा पंचायती राज, तो इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा और जब आपको ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके 1 से 2 नंबर अदर एग्जाम में और 5 से 6 नंबर सीपीएलओ में कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।